Good evening, all of you. आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे इस टॉपिक से। ठीक, और इस टॉपिक को समझने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारा 30% फीमेल पोजीशन तुम्हारी समझ में आ जाएगा है हमारी सही बात। और तो तुम्हें यही नहीं बताएंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, पहले तो संघीय व्यवस्था का मतलब संघीय व्यवस्था का संघीय व्यवस्था का मतलब कोई पावर किसी एक के पास ना हो कि जैसे कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट है तो सारे स्टेट मिलकर के संघ बनाना है। जिसके पास अपनी पावर भी है पर संघ उसके पास भी है, तभी मेरी पावर शक्ति इस तरीके से डिवाइडेड है कि कोई भी मतलब एक तरीके से दुरुपयोग भी कर सकता है। मतलब हर किसी की पीछे मतलब ऐसा संघ नहीं है। और एकात्मक जो होता है कुछ ऐसे फरमाते भी है जिसके पास इसके अंदर एक के पास पावर होती है ज्यादा कुछ परिस्थितियों में राज्य से ज्यादा शक्ति केंद्र है हमारे शासन के कहाँ चली गई एकात्मक व्यवस्था हो गई। पंच लग रहा है पहले संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था इन दोनों के अंतर लिखवा। ठीक है, समझाऊंगा उसके बाद कौन कौन से जो वर्ड्स हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाती है, कौन कौन से एकात्मक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो एकात्मक बनाती है, इसके बारे में। ठीक है, कारण दोनों के अंदर अंदर डिफरेंस है लेकिन में है। इसमें संघात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था वही संघाल जैसे राज्य में। ठीक है, एकात्मक में केंद्र सरकार तो होती है, राज्य सरकार नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार बना सकती है चाहे तो, वरना सारी शक्ति कहाँ केंद्र के पास। ठीक है, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था में लिखित भी हो सकता है, वह अलिखित भी हो सकता है। पहले भी संविधान में होता पता है खाना खाना सर इस पावर को डिफाइन नहीं होती जैसे अगर तुम्हें एक बात करवा चौथ का तेल फीमेल्स हमारे यहाँ। ठीक है, वो क्या है प्रथम लिखा है व्रत रखना है, लिखा है नहीं रखना ऐसा तो नहीं था। चलो जवाब कि व्रत रखना लिखा है नहीं, कोई से पुराण में कोई सी गीता में जैसे उपनिषद में लिखा हुआ है। अरे हानू नानू बताओ। नो सर नहीं लिखा हुआ तो क्या है
रिचुअल्स है, रिचुअल है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही ब्रिटेन में कुछ चीजें हैं जो रिचुअल्स के हिसाब से चलती है, कुछ चीजें जो चार्टर के हिसाब से चलती है। चार्टर लेकिन कुछ नहीं, समझ गए ब्रिटेन में, ठीक। नहीं संविधान चलोगे ऐसे वहाँ संविधान नहीं है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में, अभी समझ लो, बार बार बोलो, संघात्मक संघीय एक ही वर्ड है, इनमें शक्तियों का विभाजन हो जाए। यहाँ नहीं है। समझ सकते किसके पास, के पास, ठीक है। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान ही सब कुछ है, करता धरता देश का। यहाँ पे भारत में इसका सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वन चीज है, सीएस का लोग हो भी सकता है, और संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का अंतर। कठोर संविधान संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान, यहाँ पे भी हो भी सकता हो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, संघात्मक व्यवस्था का। यहाँ पे वो भी सकती है भाई, दुई सदनीय विधायिका संघात्मक व्यवस्था में, दुई सदनीय विधायिका जैसे जैसे दुई सदनीय विधायिका, हाँ, यहाँ पे वो नहीं, वो सिर्फ पता लगा हुआ है यहाँ पे, सब आगे समझ लो। हाँ मैडम, भारत संविधान क्या है, तो मुझे दोनों चीजें बताना है। पता हमारा भारत संविधान किस तरीके का है, संघात्मक है या विकास, मतलब व्यवस्था फिर ये टॉपिक है, ये पहली बार बना मान लो, बराबर, संघात्मक है एकात्मक, सर एकात्मक जब पहले वो आवाज कर लिया तो जो भी सर बात करती है सर सर या आवाज कर लग जाए सर नहीं मतलब ऐसे ही लगवाने क्या बहुत है तो लाइन से पहले एकात्मक है संघात्मक, बोलो वो सब आपने लास्ट टाइम क्या था मुझे नवंबर में बात
ये बोलो सर ओके की बात है। हाँ, तो सही बात है। आपको तो आराम है सर कोई समझते हो हाँ? सर हो जाएगी। सर आप जल्दी शादी में निर्वाचन जी आपको क्या है मैं नाम में बड़ा मेरे हेयर बांध को हेयर करने क्या प्रॉब्लम है? भारतीय संविधान स्वरूप से अर्थ संघात्मक क्वासी फेडरल कैसे का ये नहीं पता किसने कहा। देखना भी पुलिस का कहना है मतलब कि मतलब रीड में जाता है मद्रास का फेस कितना हंसते वो अध्यक्ष वहां से मदद ये वो सीरियस राजनीति में ना डॉक्टर राजनीति में भाई इंडिया का नहीं है मैंने तो बताया इंडिया का नहीं फिर बता रही गेसिंग वियर गेसिंग वियर कहते हैं भारत संविधान अर्थ संघात्मक है क्वासी फेडरल और ये बात सच है भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है कैसे अब हालांकि मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपातकाल लग जाए तो भारतीय संविधान सब बेकार हो जाता है और से ये तो पूछा कि भारतीय संविधान के ऐसे कौन से प्रावधान है क्या चीजें हैं ऐसी जो भारतीय संविधान एक आदमी लागू को नहीं सकती है सीधा सा दोनों है एक आदमी पुस्तक में लिखित है लिखित दोनों हो सकते हैं तो लिखित है शक्तियों का विभाजन एकात्मक में नहीं होता पर शक्तियां छीनी जा सकती हैं जब आपातकाल लग जाए तो बाहर जा रहे हैं समझो दिमाग को थोड़ा खोलो ठीक है कमरे तक सीमित मत रखे बाहर की दुनिया को देखो यूपीएससी नॉलेज से ज्यादा बाहर की दुनिया की जानकारी मांगता है तुम बाहर निकलने का मतलब यही समझ लो तो घूमना सोच को बाहर निकालो अच्छी बात नहीं बात मजाक में कर लिया पहले बोलो संविधान बन गया तैयार बनने से 50 में जरूरी है भारत में रहेगी बोल सकता है कोई भारत के संविधान के बारे में राहुल गांधी अमेरिका में जाए कितना बोलता है अमेरिका में बोल रहा है ना सही बोलते हैं राजनीतिक शास्त्री कुछ तो होता है था पढ़ा ये बारे में बड़ा आगे जब मैं तुम्हारे से बोल रहा हूँ दिमाग को छोड़ तुम्हें वो बात मजाक लगेगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हंसने लगे हमारे बचपन में को दर्शाता है मैच्योरिटी को दर्शाता है कितने मैच्योर कोई आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता है हमारे याद
मैंने ऐसे भी देख रहे हैं 45-50 साल के 55 साल के मुझे ना बुद्धि नहीं है अब ताज तक। संविधान का कौन सा, चलो उनकी भाषा में बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं पता हो। अगर तुम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तरीके से पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स। राहुल गांधी मत बोलो, मैं साफ बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का पता कुछ नहीं है, हाथ में लेके उठा के फहराना बस। तो ये भी नहीं पता होगा कि भारत के संविधान को बनाने में कितने पैसे लगे हैं। तुम्हें तो पता है कितने लगे थे? पता है? जब बेसिक नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। कितने लोगों के साइन है संविधान के ऊपर? सर 250 लोगों के पास। लोगों के बीच तो सर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास तो बस दिमाग को नहीं बाहर निकालो भाई। ये तुम्हारे मैथ साइंस एसएसटी वो वाले सब्जेक्ट नहीं चल रहे, यूपीएससी के सब्जेक्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कौन से प्रावधान है जो भारतीय संविधान को संघीय बनाते हैं? ठीक है, पहले संघीय कवर करेंगे फिर करेंगे एकात्मक। संघीय तो कम है, एकात्मक ज्यादा है। पहला जो पॉइंट है वो है द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति मतलब क्या होगा इसका तुम्हारे हिसाब से, कुछ बताओ। एक स्टेट और एक सेंटर। यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये रक्षा वित्त कैसे कार्य देखती है। रक्षा का काम राज्य को नहीं पता है। और स्टेट गवर्नमेंट ये स्थानीय स्वशासन। राज्य सरकार जो होती है वो स्थानीय शासन देखती है। हाँ? वह राजनीति को समझ में आ गया। ठीक, अगला है लिखित संविधान। लिखित संविधान संविधान लिखे जाए तो पता है इधर ही पढ़ते हैं। भाग थे मूल अनुच्छेद ठीक है। सोचिए
8 से 12 लिखित संविधान है हमारा सारा, ठीक है। अगला है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन इसके बीच 8 से 9 अब मुझे तुम बताओगे कि मैं लिखवा चुका हूँ। सेंट्रल केंद्र सूची में कौन कौन कितने विषय, मूल कितने थे और वर्तमान में कितने। केंद्र सूची, सत्य का विभाजन, राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ग सूची। मूल कितने थे, नो आइडिया। अब मुझे 90 से देख लिया। ये से नहीं हो रहा भाई, इससे कम हो जाता है वो 97 और वर्तमान में वर्तमान सबसे राज्य सूची में कितने विषय थे, मूल और इसमें संवर्ग की सूची संख्या में विभाजन। कुछ विषय हैं जिनके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। समझ आया, दिमाग नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होगी तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पापा पैसा नहीं ले सकते, तुम ले सकते हो, है ना। की लिस्ट बनाई तो बनाई तुमने, ऐसी लिस्ट जो है वो 97 थी पहले, फिर बदलाव हुआ, पापा को 100 ऐसे विषय मिले जो घर में कानून रखते थे, समझ गए। फिर तुम्हारी बारी है, पहले 66 ऐसे विषय थे कानून रखते थे, अब 61 ही ऐसे विषय। अब जिसपे पापा और दोनों मिलकर कानून बना सकते हो, पहले थे 47, अब 9। बोल गए। संविधान की सर्वोच्चता, अगला संविधान की सर्वोच्चता कैसे, खाने में डिसीजन मेकिंग ये वो यहाँ के सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। संविधान की सर्वोच्चता कैसे, 577 ने कोई अधिनियम बनाया,
वो किसी मौलिक अधिकार को, किसी हमारे राइट को हरण कर रहा है। ठीक है, संविधान जो बैठेगा, संविधान सर्वोच्च है। संविधान ने क्या लिखा है? राइट्स, हमारा रक्षा सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के तहत खत्म कर सकती है अगर वो मौलिक अधिकारों का पालन करे। समझ गए? संविधान सर्वोच्च बना रहेगा, इसलिए संविधान का अंग रक्षक जिसको कहा गया है इनको बिल्कुल समझ लेंगे। अब मुझे तुम लोगों से केवल एक क्वेश्चन करना है। आगे के जो 5-6 साल है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर एक आप लोग पे आएंगे कल ही। क्या हुआ है अभी 5 के साथ रहूंगा, पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन तो पांचों में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कैसे कैसे ये संघीय व्यवस्था बना रहा है, ये चारों चीजें संघीय व्यवस्था कैसे बना रहा है। बस जो लिखवाए जा रहे हैं सब पढ़ा देखते चलेगा। यहाँ पे भी यहाँ पे सोचा पावर डिवाइड बस पावर डिवाइड। पावर डिवाइड पार्लियामेंट का अधिनियम इंग्लिश को अलग कोई फैक्टर फॉरेनर भी ऐसा है। यहाँ पे कर रहा है ना कि अगर पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग होती तो कहीं ना कहीं अगर डिसीजन मेकिंग अनफेयर है तो कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। तो फिर डिवाइड भी का होगा पावर से किस तरह की है ना तो पार्लियामेंट तो ये बोलो ना, इनमें एक चीज बोली इस सब ये सारे जो मैंने पढ़ाए सब डिवाइड कर रहे हैं पावर से। ये हो रहा है लिमिट्स कर द्वैध राज पद्धति कैसे करता है संघीय व्यवस्था का, आप बताओ। पढ़नी पड़ी हुई है फिर वहाँ पर खड़े बच्चे स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के नाम अलग अलग उसमें ये क्या है वार संघीय व्यवस्था कैसे बनती है? इसको नोट करता है इसका दिल्ली का मतलब पश्चिम बंगाल सरकार को सरकार की काम नहीं करते। ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक संघात्मक को यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गए कुछ हमने सेंट्रल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ जिम्मेदारियां लेकर हमने स्टेट गवर्नमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्रीकरण का मतलब सीखना है। समझ आया केंद्रीकरण का मतलब? नहीं पता होगा तो पता है? पता है बताओ। दो वर्ड है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारी सत्ता केंद्र की तरफ चली जाए, विकेंद्रीकरण का मतलब सारी सत्ता, सारी नहीं, कुछ पावर्स राज्य की साइड में बाहर आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो रहा है जिसकी से आप यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है। दूसरे में संविधान है इसमें जो ये अनुच्छेद ये भाग बटे हुए हैं ये कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग बटे हुए हैं जो हमने देखा है कि जो भाग है वो लिस्ट जो स्टेट के भाग अलग है, स्टेट के काम अलग दे रखे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग दे रखी है, यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके वो अलग दे रखे हैं। और जो अनुसूचियां दे रखी हैं
उनमें भी स्टेट के अलग दे रखे हैं और यूनियन के अलग दे रखे हैं। हाँ सर भाग बटे हुए हैं ना, स्टेट के लिए अलग भाग भाग है। जी हमें कहाँ ले रखा है शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 इसको राष्ट्रपति के बारे में भी राज्यपाल के बारे में दो तीन दोनों दो अलग अलग है। सर अलग अलग नहीं है, पर दोनों की जो वो है क्या है वर्क है वो अलग अलग डिफाइन कर रखते क्या है दो हाँ ऐसे पैर चबा के कहते हैं कि वो खड़े कर दो क्या है दो दिन में शेड्यूल करते सर वो दिन में मार्च में जाना शायद चलो शक्ति में बदल किसमें मैं सारी बताओ अनुसूची 4 में चार हैं। सर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक और समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है, उसमें कहीं ना कहीं एक राज्य को पीड़ितों की लड़ने होती है। वैध राजमुक्ति का समझ में आ गया तो क्या केंद्रीकरण का लेकिन संविधान कैसे संघीय व्यवस्था बनाते समझ लो जब मैंने तुम्हें अभी अंतर लिखवाए तो समझ में नहीं आया था तुमने बस ये समझते हो कि बोर्ड पे लिख दिया सब नहीं हो गया था एकात्मक व्यवस्था में भी लिखित संविधान हो है लिखित संविधान दोनों तुम कैसे करेक्ट के लिखित संविधान संघीय संघीय व्यवस्था बना रहा संविधान से था तुम्हारा जवाब कैसे कह सकते हो कि लिखित संविधान संघात्मक व्यवस्था बना ऐसा भी तो सकता है लिखित है मेरे लिए संविधान लिखित है और वहां पे एकात्मक व्यवस्था है कौन सी प्रणाली है संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली राष्ट्रपति है ना सब कुछ सर्वे सर्वा हमारे यहाँ पे मैं वही पूछ रहा हूँ कि संविधान कैसे मैकेनिज्म को सपोर्ट करे अब समझ में आया दिमाग खोलने की बात नहीं कह रहा बोर्ड पे लिख के पढ़ रहा बहुत आसान तो सोचना तीसरी जाके बहुत मुश्किल हो वो बात तो हंसी लग रही थी हमें तुम्हारे 4 बार को से पूछे तुम्हारे ऊपर किसी का नहीं आया इसको छोड़ दो क्योंकि नहीं करना है यहाँ तक कि तुम्हारे चीज याद क्या शक्ति में विभाजित की सूची बनाना शायद नहीं तो आइडिया तुक्का मारो मारो तुक्का मारो शक्ति में विभाजन कौन से सूचियों में है 4 में किसने बोला था रक्षण सिंह रावत राज्य में किस राज्य की कौन सी सीटों में करता है शेड्यूल 6 जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बस संघ राज्य क्षेत्र संघ के राज्य क्षेत्र है
हाँ सेवन थ्री सेवन लाइन में थोड़ी थ्री मीटर में बत्ते सेवन बच्चा है जाना क्या है नगर पालिका गाँव में नहीं है इन्होंने हाँ पंचायत 11 अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन हाँ सर मुझे मिल गया है कि सेकंड और थर्ड तो होता है ना वही बची है अभी दिक्कत मान रखा इसमें क्या है इसके बारे में तुम्हें डेफिनेटली नहीं पता है अगर 11वीं में नगर वो है नगर पंचायत होगी 10वीं 11 में पंचायत 12 में नगर पालिका 10वीं की सूची में क्या है डेफिनेटली नहीं पता होगा ये तुमने शायद जैसिका ने तो सुन रखा हो शायद उस वर्ड हेमा वर्ड कौन हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ रद्द बदल विरोधी कानून कैसे कितना दिमाग को तेज चलाना पड़ेगा तुम्हें याद होना है सारी समुद्र में कूदे हुए हो तुम हाथ पैर मारोगे तो निकल जाओ उसे निकलोगे तुम्हारे पैरों के जब पत्थर मुंह में देने लगे हाँ पैरों के पत्थर मुंह में देने लगे लेकिन सबके लिए तो मैंने उसके पैर में पत्थर नहीं सर मैं उसको इशारा करता हूँ और ये तो वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चनों को पूछा यूपीएससी के स्टेटमेंट के क्वेश्चन में घर में डाल देंगे पानी पानी हो जाओगे सेकंड ईयर में वन लाइन में क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ एनडीए में आते हैं ऐसे कहो एनडीए के लिए चलो तुम्हें तो सेकंड नहीं करता हूँ तो थोड़ा दिमाग तो खोल होंगे यही बच्चा ही पढ़ा की टॉपिक पहले पढ़ाया नहीं नहीं पढ़ाया था नहीं पढ़ा पहली बार पढ़ा रहा हूँ पहली बार मेरी टीम में चलती है यहाँ पे क्या हो रहा है संविधान संघात्मक कैसे बनता है यहाँ भी केंद्र का हो रहा है पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और संविधान से उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के पास पावर है ना कि वो पार्लियामेंट चलन कर रही है तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते केस फाइल कर ठीक है क्या पूरे बड़े घर में बैठ के सीधे क्या बोल रहे इस तरह का नाम बोल बता जोजी ला करो ये कोई नाम तो ये तो
काराकोरम काराकोरम कोई नहीं, काराकोरम है, काराकोरम नाम का कोई नहीं है। चल रहा काराकोरम तो उसका नाम क्या है? वो बता दो, तुम पहले नाम, कोई भी नाम मत बोल दो मेरे सामने बने। उसमें शिव से मिला सिक्की, शिव की पूरा तुम बोलो। शिव की बता शिव की जगह बोलो कि कोई भी करने का। बताना मैं पारा डाल पूरा नाम बोलो। जब दर्रा बोलोगे वर्ग, अंदर सबसे पहले कौन सा नाम लिया था? जोनजिला। तो दर्रे का नाम जोनजिल है। अगर ला लगाओगे पीछे तो दर्रा नहीं बोलना, और जब दर्रा बोलोगे तो ला नहीं लगाना नाम के पीछे। ला का मतलब ही दर्रा है, तो दर्रे का मतलब ला है। जब तुमसे दफा क्या नाम क्यों बता रहे? यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। नीला चिमकी चार नाम इंटरव्यू दिए थे, तो मतलब वो की लाइसी होगा जो की लाइन में ला दर्रा नहीं। बिल्कुल माइन्यूट तरीके से पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स के लिए खासकर। मेरे से तो तुम किया हो सब ठीक, तो कोई बना वो भी करेंगे मेंस में। वो भी किस भाई तुम बात समझने की कोशिश करो यार, मैं एक ही बात करूं, उसके बाद तुम समझना है नहीं समझना ठीक। तुम्हारी लगभग 8-9 सब्जेक्ट ऐसे मेंस के ओरिएंटेड है, ठीक है ना? मेंस में कौन कौन से? हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे पास उसके 24 सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक। साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर 26। तुम फुल सोच के देखो, तुम्हारे पास टाइम है खाली बैठ के हंसो भी, सोच के बताओ। 26 सब्जेक्ट जिसमें करंट अफेयर ऐसी हैं जो डेली अपडेट हो रही है। करंट अफेयर डायनामिक है बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास टाइम है तो चलो। यूपीएससी एनडीए 11 सब्जेक्ट है एनडीए के एग्जाम, प्लस मैथ और प्लस इंग्लिश और प्लस करंट अफेयर, लगभग 25 सब्जेक्ट है। तुम्हारे पास टाइम है कि ना? तो बस के बातें करो। अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो छोड़ो, हंसते रहो, रात पार करो। मुझे बोल मजबूर मत करो, ये तुम लायक ही नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं सुना रहे। छोटा एग्जाम भी हंस के नहीं निकलेगा। छोटे एग्जाम के लिए भी 24 सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। बस उसमें फर्क ही आ जाएगा, तो माइन्यूट तरीके से नहीं पढ़नी। अगर जो तुम्हारे शेड्यूल वगैरह तो चलते ही वन लाइन में क्वेश्चन आते हैं, आंसर आना तो एक टिक कर लो, सही आ गया ना जो भी आंसर। इसके लिए लाइन में क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, 24 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे।
अब कल तुम लोग से आशा करता हूँ पूरा दवाई के नाम से ठीक है हॉस्पिटल टेस्ट ना सुबह से भेजा आपने तो मैं बताऊंगा ठीक है सरप्राइज टेस्ट हाँ सर वो सही है हफ्ता दे दो इसमें आ गया गुड नाइट मैं